मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपकी आरबीएससी एएन की सीरीज़ की। अभी तक मैंने इसके अंदर आपको बताया है कि सिलेबस के बारे में, कौन सा सिलेबस कहाँ पे आ रहा है, किस तरीके से अपन बात कर रहे हैं। अभी अपन जो पार्ट 2 वाला जो अपना पार्ट है, यानी कि जो आपको बताया कि जैसे मैकेनिकल के कैंडिडेट है तो उनके लिए अलग है, सिविल के लिए अलग है, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग है, एग्रीकल्चर के लिए अलग है, तो अपन मैकेनिकल के पार्ट की बात कर रहे हैं। जिसके अंदर जो पहला सेक्शन दे रखा है, अगर आपने देखा होगा सिलेबस के अंदर, तो उसके अंदर थ्योरी ऑफ मशीन है, अपन उसकी बात कर रहे हैं पहले। ये सारे टॉपिक मैं उस सिलेबस के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, तो अपन यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले जो आपके सिलेबस के अंदर चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो काइनेमेटिक पेयर एंड काइनेमेटिक चेन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए। मैंने सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे पूरी पीडीएफ बना रखी है। ये आर एच कुर्मी की बुक है थ्योरी ऑफ मशीन की, तो आप अगर चाहें तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर नहीं तो आपके पास हार्ड कॉपी हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं हार्ड कॉपी को। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले सिंपल मैकेनिज्म। तो इसके अंदर जो मेन जो चीज़ आ रही है वो आ रही है आपकी काइनेमेटिक चेन और काइनेमेटिक पेयर। तो सबको पता है कि जैसे कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर, तो बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर ही आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे काइनेमेटिक लिंक और काइनेमेटिक एलिमेंट्स होते क्या हैं। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, जिन भी एलिमेंट्स के अंदर, यानी कि एलिमेंट्स के अंदर रिलेटिव मोशन होगा, क्या होगा, रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, वो आपके काइनेमेटिक लिंक कहलाएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे थ्योरी के अंदर फटाफट से, कि थ्योरी से ही क्वेश्चन बनता है आपका कि ईच पार्ट ऑफ द मशीन विच मूव्स रिलेटिव टू सम अदर पार्ट्स, यानी कि आपके जो पार्ट्स होते हैं एक दूसरे पार्ट के रिलेटिव मोशंस होते हैं, इज नोन एज द काइनेमेटिक लिंक। अगर उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तभी वो आपके काइनेमेटिक लिंक कहलाए जाएंगे। क्लियर। तो उसने यहाँ पे बोला कि और एलिमेंट अ लिंक में कंसिस्ट ऑफ द सेवरल पार्ट विच आर द रिजिडली फास्टेंड टुगेदर, मतलब कि एक दूसरे को जोड़ा जाता है एग्जैक्टली, सो दैट दे डू नॉट मूव रिलेटिव टू वन अदर। फॉर एग्जाम्पल रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स, मतलब कि आपके पार्ट्स को जोड़ दिया गया एक दूसरे से, तो वो एक दूसरे से निकल के बाहर नहीं हो सकते पर एक दूसरे के रिलेटिवली काम कर सकते हैं, यानी कि रेस्पेक्टली। जैसे मैं बोलूँ कि अगर जैसे आपकी ये एक शाफ्ट है, वो इस शाफ्ट के बेसिस पे एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर सकती है कि ये रोटेट कर रही है। जैसे एक क्रैंक है और एक कनेक्टिंग रॉड है, तो ये कर सकती है। तो इन दोनों के बीच में जो रेस्पेक्टिवली मोशन हो रहा होगा वो एक तरीके से काइनेमेटिक मोशन, या फिर ये जो दोनों लिंक्स हैं उसको काइनेमेटिक लिंक्स अपन बोलेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, तो वो एग्जांपल है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है। एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, तो जो जो दो चीज़ें जो मेनली है इसके अंदर वो आपको समझनी है कि सबसे पहले इट शुड हैव अ रिलेटिव मोशन एंड इट मस्ट बी अ रेजिस्टेंस बॉडी, मतलब कि दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है और वो दोनों एक दूसरे के रेजिस्टेंट बॉडी है तो ही वो काइनेमेटिक लिंक और पेयर कहलाए जाएंगे। टाइप्स देख लेते हैं फटाफट से। टाइप्स ऑफ लिंक्स में आता है रिजिड लिंक्स, फ्लेक्सिबल लिंक्स और फ्लूइड लिंक्स। रिजिड लिंक का मतलब है कि उनके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं हो, नॉट अंडरगोज एनी डिफॉर्मेशन वाइल ट्रांसमिटिंग द मोशंस, यानी कि जब मोशन ट्रांसमिट हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड में, तो दोनों के बीच में कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो, यानी कि स्ट्रेन जो होगी वो आपकी जीरो होनी चाहिए दोनों के बीच में। नेक्स्ट इज अ फ्लेक्सिबल मोशन। फ्लेक्सिबल लिंक इज वन विच इज द पार्शली डिफॉर्म्ड, यानी कि थोड़ा बहुत डिफॉर्म हो सकती है इन अ मैनर नॉट टू बी अफेक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ द मोशन, यानी कि मोशन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा बट आपकी थोड़ा सा लिंक के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है, मतलब थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो सकता है इस केस के अंदर। फ्लूइड लिंक्स की बात करेंगे तो फ्लूइड लिंक्स इज वन विच इज फॉर्म्ड बाय द हैविंग अ फ्लूइड इन द receptacle and the motion transmitted through the fluid by the pressure or the compression only, मतलब कि जैसे आपको पता है पास्कल लॉ के बेसिस पे जो भी आपकी लिंक्स काम कर रही है, जैसे हाइड्रोलिक जेट हो गया, हाइड्रोलिक मशीन्स हो गई, हाइड्रोलिक प्रेस हो गई, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गए, जेसीबी मशीन हो गई, वो फ्लूइड के बेसिस पे ही आपका मोशन ट्रांसमिट कर रही है, तो वैसी लिंक को अपन फ्लूइड लिंक बोलते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बोलेंगे नो रिलेटिव मोशंस, क्या है, नो रिलेटिव मोशंस है। उसके बाद अगर देखेंगे तो इसके अंदर रिलेटिव मोशन नहीं है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन जो आगे बात करेंगे DOF वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है। तो यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है इट इज एन द असेंबलेज ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बॉडी, यानी रेजिस्टेंट बॉडी होनी चाहिए, हैविंग नो रिलेटिव मोशंस बिटवीन दैम एंड मीन फॉर द कैरिंग लोड हैविंग द स्ट्रेनिंग एक्शन, मतलब कि स्ट्रेनिंग एक्शंस के बेसिस पे आपने देखा है ट्रस हो गया, ट्रस,
उसके ऊपर अगर लोड लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या डिफॉर्मेशन आपका ट्रांसमिशन होगा, इसके अंदर स्ट्रेसेस डिफॉर्म होंगी, पर ये मूव नहीं करेगा, यानी मोशन शुड बी ज़ीरो। क्या होगा? मोशन शुड बी ज़ीरो। तो ये स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डिफरेंस बिटवीन द मशीन एंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ देख लेते हैं फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन द मशीन एंड स्ट्रक्चर्स फ्रॉम सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर 1, मशीन्स मूव्स द रिलेटिव मोशन, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वेयर एज द मेंबर्स एंड द स्ट्रक्चर डू नॉट relative motion to one other. Next, a machine transforms the available energy into the some useful work, whereas in the structures no energy is transformed into the useful work. तो सिंपल चीज़ है, आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि इस तरीके से कि जो स्ट्रक्चर्स है उस केस के अंदर आपकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंसेस बिटवीन अ मशीन एंड स्ट्रक्चर्स। तो मशीन एंड स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। तो मेनली डिफरेंसेस जो है, सबसे पहले कि मशीन जो होती है उसके बीच में आपका रिलेटिव मोशन होना चाहिए वन अदर, और स्ट्रक्चर से उसके बीच में कोई भी मोशन नहीं होगा, तो डू नॉट मूव रिलेटिव टू वन अदर। The next, a machine transforms the available energy into the some useful work, whereas in a structure do not energy transform into the useful work. तो next and last आप देखेंगे क्या है, वो है the links of a machine may the transmit both power and the motion, while the members of a structure transmit forces only. मतलब कि जो आपकी मशीन है वो आपके मोशंस को भी ट्रांसमिट कर सकती है, मोशन के साथ साथ आपकी जो पावर है वो भी ट्रांसमिट कर सकती है, बट यहाँ पे अगर आप बात करेंगे स्ट्रक्चर के अंदर तो वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स को ही ट्रांसमिट कर सकता है। सिंपल। सो नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था उसके अंदर काइनेमेटिक पेयर। जैसे कि आपको पता है कि काइनेमेटिक पेयर के बारे में बात करनी थी आपको वहाँ पे, तो आपको पता है कि जब तक दो पेयर होंगे और दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए तो वो आपका एक काइनेमेटिक पेयर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है द टू लिंक्स और द एलिमेंट ऑफ अ मशीन when it contact with each other are said to have formed the pair if the relative motion between them is completely or successfully। इसके बारे में अपन बात करेंगे, what is the mean of the completely और what is the mean of the successfully constrained motion, this pair is called kinematic pair। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं व्हाट इज़ द कंस्ट्रेंट मोशन। मतलब कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या होता है कि आपकी पूरी मशीन के अंदर कितने भी मोशंस क्यों ना हो, पर उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो वो आपकी 1 होगी, तो वो आपका कंस्ट्रेंट मोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंस्ट्रेंट मोशन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ टाइप ऑफ द कंस्ट्रेंट मोशन। टाइप ऑफ द कंस्ट्रेंट मोशन में आगे फिर सबसे पहले कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, फिर इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, और तीसरा जो अपन बात कर रहे थे सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। तो सबसे पहले है आपका कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। उसके अंदर क्या है, when the motion between a pair is limited to defined direction irrespective of the direction of the force applied, then the motion is said to be the completely constrained motion। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक स्क्वायर बार दे रखी है और वो स्क्वायर होल के अंदर है, तो वो सिर्फ आपका एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन ही कर सकता है। क्या कर सकता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन ही कर सकता है, यानी कि ना वो रोटेट करेगा, वो सिर्फ क्या कर सकता है, एक डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन ही कर सकता है। वो ना ट्रांसलेटरी मोशन बाई में करेगा, ना वो ट्रांसलेटरी मोशन जेड में करेगा, ना वो रोटेशन एक्स में करेगा, ना रोटेशन बाई में करेगा, ना रोटेशन जेड के अंदर करेगा। वो सिर्फ एक ही मोशन कर सकता है, यानी कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी यहाँ पे 1 होगा, तो वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है। इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो बॉडी है वो एक से ज़्यादा डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर दे। साथ के साथ जैसे अगर आपने देखा होगा कि जैसे पिस्टन होता है आईसी इंजन का पिस्टन कैसे मोशन करता है। आईसी इंजन का पिस्टन है वो आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी करता है और साथ के साथ अपनी ओन पोजीशन पे क्या करता है, रोटेट भी करने की कोशिश करता है इस तरीके से। तो आपको ये चीज़ समझ में आती होगी कि जो पिस्टन है वो हल्का हल्का रोटेट भी कर रहा है और नीचे आ रहा है, पर उसका जो कंस्ट्रेंट मोशन है अगर मैं कंसीडर करूँगा यहाँ पे, तो वो जब आएगा तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो उसका मेन काम है वो ऊपर नीचे ही है, तो इसको अपन सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में कंसीडर करते हैं। यानी वो उसको अगर देखा जाए तो वो रोटेट भी हो रहा है हल्का फुल्का और अपनी डायरेक्शन में ऊपर नीचे भी हो रहा है। और सेम अगर जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ज़्यादा है, एग्जैक्टली 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है, 2 से ज़्यादा आ रही है, तो वो इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर आ जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसके आगे भी लिखा हुआ है उन्होंने कि इन्होंने पेयर बता रखा है कि पिस्टन का कि डायरेक्शन में कि इट विल बी ओनली द रेसिप्रोकेट करता है, तो अपन उसको कंसीडर करते हैं कि कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है। इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर व्हेन द मोशन बिटवीन अ पेयर कैन टेक प्लेस इन अ मोर देन वन डायरेक्शन देन द मोशन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। मतलब कि एक से ज़्यादा डायरेक्शन में अगर मोशन ट्रांसमिट हो रहा है
तो वो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मोर देन 1 हो जाएगी या ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, तो वो आपकी इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर आ जाएगा। सक्सेसफुली का मतलब मैंने अभी आपको बताई है कि मोशन अगर एक से ज़्यादा हो रहे हैं पर उसका जो डिफाइन मोशन है वो एक ही डायरेक्शन में शो हो रहा है, तो वो आपका सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में आ जाता है। तो व्हेन द मोशन बिटवीन द एलिमेंट forming a pair is such that the constraint motion is not completely by itself but some other means, then the motion is said to be successfully constraint motion. Consider a shaft footstrap bearing, आप यहाँ देख सकते हैं footstrap bearing as shown in figure. shaft may be rotated in the bearing or it may be moves upward, मतलब कि हल्का फुल्का रोटेट भी करेगी और moves upward भी कर रही है. This case the incompletely constraint motion, but if the load is placed on the shaft prevent the axial upward movement the shaft, then the motion of the pair said to be successfully constraint motion. क्यों? जैसे मैंने इसके ऊपर लोड लगाया तो उसकी वजह से क्या हो गया, रोटेट करना वो बंद कर देगी, बस मोशन क्या होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड ही अप्लाई होगा. तो दिस इज द सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन. आपको समझ में आ गई होगी. और इसी काइनेमेटिक पेयर के अंदर कुछ आता है क्लासिफिकेशंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है. तो अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव मोशन के बेसिस पे भी होता है, कॉन्टैक्ट के बेसिस पे भी होता है और भी बेसिस पे होता है. तो अगर आप बात करेंगे रिलेटिव मोशंस के बेसिस पे क्या होता है, जैसे स्लाइडिंग पेयर हो गया, टर्निंग पेयर हो गया, रोलिंग पेयर हो गया, स्क्रू पेयर हो गया, स्पेरिकल पेयर हो गया. स्लाइडिंग पेयर का मतलब कि स्लाइड कर रहा है एक सरफेस के ऊपर, दूसरी बॉडी स्लाइड कर रही है. तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपको बताया कि स्लाइड करने का मतलब है कि जैसे अभी बताया था कि एक स्क्वायर होल के अंदर आपकी एक स्क्वायर शाफ्ट मूव कर रही है इन दिस वे, तो दिस इज एक आपका स्लाइडिंग पेयर हो गया. टर्निंग पेयर मतलब एक सर्कुलर शाफ्ट के अंदर एक सर्कुलर बॉडी आपकी रोटेट कर रही है 360 डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रही है. इट इज कॉल्ड द टर्निंग पेयर. रोलिंग पेयर है. रोलिंग पेयर का मतलब अगर आप समझेंगे कि कोई बॉडी रोल कर रही है, जैसे आप यहाँ देखेंगे लिखा भी है व्हेन द टू एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट वन रोल्स ओवर द अनदर फिक्स लिंक, मतलब एक फिक्स है उसके ऊपर रोल कर रहा है, इज नोन एज द रोलिंग पेयर. बॉल और रोलर बेयरिंग्स की अपन बात कर सकते हैं, उसके बीच में रोलर लगा रहता है और उसकी जो आउटर, जैसे बोलते हैं आपको आउटर रेसेस होती है, उसके बीच में आपका रोलर लगा रहता है. स्क्रू पेयर की बात करेंगे तो स्क्रू पेयर के अंदर आपको पता है कि मोशंस होते हैं, अपनी ओन पोजीशन में रोटेट भी करता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है. इस तरीके से आपका स्क्रू बना रहता है. तो स्क्रू पेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि टू एलिमेंट of a pair are connected in such a way that one element can turn about the other screw thread. The pair is known as the screw pair. The lead screw of a lathe nut and the bolt with a nut example of the screw pair. Spherical pair जैसे आपको मिरर ग्लासेस होते हैं, कार का मिरर ग्लासेस होता है, वो अपनी ओन पोजीशन पे क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है. तो वही चीज़ है. तो ये किसके अंदर आ गया, आपका स्फेरिकल पेयर के अंदर आ गया. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द एलिमेंट. सो जो कॉन्टैक्ट हो रहा है वो दो तरीके से कॉन्टैक्ट हो सकता है. उसके बेसिस पे आपके दो पेयर आते हैं. सबसे पहला आता है लोअर पेयर और एंड सेकंड वन इज़ द हायर पेयर. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जैसे उन्होंने लिख भी रखा है कि दो जो बॉडी है उसके बीच में अगर सरफेस ओवर द सरफेस कांटेक्ट हो रहा है तो वो लोअर पेयर की कंडीशन में आता है. अगर वो पॉइंट कांटेक्ट है तो उस केसेस में आपका हायर पेयर की कंडीशन में आता है. तो लिख रखा है व्हेन द टू एलिमेंट्स ऑफ द पेयर हैव अ सरफेस कांटेक्ट व्हेन द रिलेटिव मोशन टेक्स प्लेस एंड द सरफेस ऑफ द वन एलिमेंट स्लाइड ओवर द अदर सरफेसेस. तो इट इज़ कॉल्ड द लोअर पेयर. एंड हायर पेयर के अंदर लाइन और पॉइंट कांटेक्ट होता है, तो वो आपकी इस कैटेगरी में आते हैं. तो इससे भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि व्हाट इज़ द लोअर पेयर, व्हाट इज़ द हायर पेयर इस केसेस पे. सो नेक्स्ट पेयर की नेक्स्ट कंडीशन की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द क्लोजर मतलब आपका किस तरीके से बंद हो रहा है, या तो वो नेचुरली बंद हो रहा है या फिर आपका फोर्सफुली बंद हो रहा है. तो सेल्फ क्लोजर पेयर या फिर फोर्स क्लोजर पेयर. तो यहाँ लिख रखा है कि व्हेन टू एलिमेंट्स ऑफ द पेयर कनेक्टेड टुगेदर mechanically in the such a way that only required kind of the relative motions, it is known as the self closure pair. और जो क्योंकि इसके बीच में कांटेक्ट भी होगा तो लोअर पेयर आर सेल्फ क्लोज्ड पेयर, यानी कि जो लोअर पेयर की कंडीशंस में भी आपके जो जैसे मैंने बताया था अभी कि स्क्वायर होल है, स्क्वायर शाफ्ट उसके अंदर से जा रही है, सर्कुलर होल है, सर्कुलर शाफ्ट जा रही है, उसके साइड में आपके कॉलर्स लगे हुए हैं. तो ये सारी जो कंडीशंस हैं वो आपके सेल्फ क्लोजर की कंडीशंस में आती है. फोर्स क्लोजर के बीच में क्या है
कि व्हेन द टू एलिमेंट्स ऑफ द पेयर डू नॉट कनेक्टेड द मैकेनिकली, यानी कि कनेक्टेड नहीं है मैकेनिकली, बट आर कैप्ड इन द कॉन्टैक्ट बाय द एक्ट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, मतलब लोड लगा के उसके ऊपर लगाया गया था। जैसे फुट स्ट्रैप बेयरिंग की बात अपन कर रहे थे, स्प्रिंग से लगा के अपन ने लगा दिया है, तो वो आपकी फोर्स क्लोजर की कंडीशन में आ जाएंगे। तो अभी आपने जो सिलेबस के अंदर देखा, तो जो आप यहाँ पे अभी देखेंगे ऊपर कि सिलेबस के अंदर अभी जो बात हुई है वो अपन ने किस किस चीज़ की बात कर ली है। यहाँ पे काइनेमेटिक पेयर की बात कर ली, काइनेमेटिक पेयर के अंदर अपन चल रहे थे, अभी उसी की बात चल रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज द काइनेमेटिक चेन, तो फटाफट से अपन काइनेमेटिक चेन पे आ जाते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट इज द काइनेमेटिक चेन। तो समझना है काइनेमेटिक चेन क्या होती है। तो व्हेन द काइनेमेटिक पेयर्स आर कपल्ड इन सच अ वे दैट द लास्ट लिंक इज ज्वाइंट टू द फर्स्ट लिंक, मतलब लाइक द चेन है, आप जो गले में चेन पहनते हैं उसका जो फर्स्ट लिंक है वो एंड वाले लिंक से ज्वाइंट होगा, और उसके बीच में कोई मोशन हो रहा है या तो कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, तो उसको अपन बोलेंगे काइनेमेटिक चेन। आप अदर वर्ड में समझ सकते हैं कि इन अदर वर्ड द काइनेमेटिक चेन मे बी द डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द काइनेमेटिक पेयर ज्वाइंट इन सच अ वे दैट लिंक फॉर्म parts of the two pair and the relative motion between the link or the element is completely or successfully constrained। मतलब कि लिंक्स आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है यहाँ पे कि फर्स्ट वाली लिंक लास्ट वाली लिंक से जुड़ी हुई है, और इसके बीच में आपका एक कंस्ट्रेंट मोशन या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन है, साथ के साथ रिलेटिव मोशन भी हो रहा है। तो इस तरीके के पेयर को, कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर को अपन काइनेमेटिक चेन बोलेंगे, काइनेमेटिक चेन अपन इसको बोलेंगे। क्लियर है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा है, कि उसको समझने से पहले आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। उन्होंने बोला कि इफ द ईच लिंक इज assumed to form the two pair with the two adjacent link, then the relative motions between the number of pairs is p forming the kinematic chain। the number of links L may be the expressed in this form, जिसको बोल रहे हैं आप यहाँ पे L is equal 2p - 4। यहाँ पे क्या मतलब है इस चीज़ का, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो दिखा रहा है कि जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, अगर किसी भी प्लेनर मैकेनिज्म की बात करें तो वो 3 होती है, अगर स्पेस मैकेनिज्म की बात करें तो 6 होती है। अगर दो तरीके से उसको जोड़ा गया है तो उस केस के अंदर उसके अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 2 होगी, और उसकी जो रेस्ट्रिक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 4 होगी। तो वो यहीं पर समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मेंबर मेरे L हैं, 2p - 4 उसके लिए बता रखा है कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स के साथ उसको जोड़ा जाएगा। फिर इसको यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने शो करने की कोशिश की है। आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने बोला कि अनदर रिलेशंस फॉर द नंबर ऑफ लिंक्स, और एक निकल के आता है वो है J इज इक्वल 3/2 L - 2। तो यहाँ पे देखेंगे ये दे रखा है L इज अ नंबर ऑफ लिंक, और N जो यहाँ पे J दे रखा है दिस इज जॉइंट या बाइनरी जॉइंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन इस चीज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो आपको दे रखा है 3/2 नंबर ऑफ लिंक -2। इससे आप इसको बैलेंस करके देख सकते हैं, अगर LHS और RHS आपकी बराबर आ रही है तो इस केस के अंदर आपकी जो बॉडी है वो आपकी एक तरीके से स्टेबल बॉडी की कंडीशन में आ जाएगी, अगर वो नहीं है तो वो स्ट्रक्चर की कंडीशन में आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे इन्होंने लिख रखा है कि J इज इक्वल 3/2 L - 2। इस केस की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ लिंक्स मेरी कितनी है, 1 2 3। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 3/2 × 3 - 2, तो 9/2 4.5 - 2, तो ये मेरे पास निकल गया 2.5। पर जॉइंट यहाँ देखेंगे बाइनरी जॉइंट यहाँ पे मेरे कितने 3, तो ये इसके बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या रहा है 3 इज ग्रेटर देन 2.5। तो इसके केस में ये क्या है, आपकी एक लॉक्ड मैकेनिज्म बन गई। क्या बन गई आपकी, लॉक्ड मैकेनिज्म। इसके अंदर कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता है। क्लियर। जैसे आप इस वाले मैकेनिज्म को देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ सिंपल तरीके से, J इज इक्वल 3/2 × L - 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास 4 लिंक है, 3/2 × 4 - 2। तो यहाँ पे देखेंगे 12 / 2 6 - 2 इज इक्वल 4। तो मेरे 4 जॉइंट्स आने चाहिए, तो 1 2 3 4 यानी कि 4 इज इक्वल 4। तो यहाँ पे आपका एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को शो करेगा, जिससे कि आपकी रिप्रेजेंट करेगा कि इसके अंदर रिलेटिव मोशन है, एक काइनेमेटिक चेन को रिप्रेजेंट करता है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल 3n - 1 - के 2j - के h। J आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लोअर पेयर को, H यहाँ पे आपके रिप्रेजेंट कर रहा है हायर पेयर को, यानी कि यहाँ पे पॉइंट्स और लाइन कांटेक्ट होगा या सरफेस कांटेक्ट होगी। तो इस मैकेनिज्म के अंदर कोई भी पॉइंट और लाइन कांटेक्ट नहीं है, सिर्फ सरफेस कांटेक्ट। तो 3n - 1 - के 2j हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात, क्योंकि मुझे पता है कि 4 यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर हैं और 4 ही मेरे यहाँ पे जॉइंट है।
तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है 3 इसमें से आएगा मल्टीप्लाई 9 और ये हो जाएगा 8, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी निकल के आ रही है 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है तो वो कंस्टेंट मोशन या सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन को रिप्रेजेंट करता है, तो उस तरीके के मोशन की वजह से वो काइनेमेटिक चेन की फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से इसने इसको सॉल्व करके देखा है कि यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये अनकंस्टेंट मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि मोशन ज़्यादा आ रहे हैं। इस तरीके से इसने यहाँ पे करके बताया है कुछ मोशंस के बारे में। तो यहाँ पे आगे देखेंगे कि अब जॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स इन अ चेन। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक पॉइंट से दो चीज़ें जा रही हैं तो वो आपकी रिप्रेजेंट करेंगी आपकी बाइनरी जॉइंट्स को। किसको? बाइनरी को। 1 से 3 जा रही हैं तो वो टर्नरी जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ देखेंगे यहाँ पे आपके टर्नरी पॉइंट्स है, और एक पॉइंट से अगर 4 जा रहे हैं तो आपकी क्वाड्रेटरी जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे किसी भी पॉइंट को जहाँ से आपकी 4 लिंक जा रही है तो आपको दिखाई दे जाएगा कि वो आपकी क्वाड्रेटरी जॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, जैसे सी पॉइंट है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आपके क्वाड्रेटरी जॉइंट्स जा रहा है। तो जैसे भी अगर आपको कंसीडर करना है तो वो कैसे है, जैसे आप देखेंगे कि एक बाइनरी जॉइंट्स का मतलब है कि 2 का कॉम्बिनेशन। टर्नरी के अंदर आपके 2 बाइनरी जॉइंट होंगे, मतलब कि 3 - 1 हो जाएगा, तो 2 बाइनरी जॉइंट्स आएंगे। यानी कि ऐसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बाइनरी ये है और एक बाइनरी ये कंसीडर किया जाएगा, तो 2 कंसीडर किए जाएंगे। इसी तरीके से क्वाड्रेटरी के अंदर आपके 3 बाइनरी जॉइंट को कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि हर बार एक -1 लेके चलेंगे। तो इसके थ्रू आपके यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए आएगा, तो वो अपन देखेंगे। सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म। क्या आता है आपका? मैकेनिज्म। तो अगर मैं आपको बता दूं कि किसी भी काइनेमेटिक चेन के अंदर, किसके अंदर? किसी भी काइनेमेटिक चेन के अंदर अगर आप एक लिंक को फिक्स कर देंगे, क्या कर देंगे? एक लिंक को फिक्स, तो वो आपकी मैकेनिज्म में बदल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे उसने लिखा भी है, व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ द काइनेमेटिक चेन इज फिक्स द चेन इज नोन एज द मैकेनिज्म। क्या हो जाएगी? वो आपकी मैकेनिज्म बन जाएगी। इट मे बी यूज फॉर द ट्रांसमिटिंग और द ट्रांसफॉर्मिंग द मोशन, इंजन इंडिकेटर या टाइपराइटर, ऐसा करके हो सकता है। यानी कि आपके पास कोई चेन है, उसके अंदर अगर आपने एक लिंक को फिक्स कर दिया है तो वो आपकी मैकेनिज्म बन जाएगी। जैसे कि बहुत सारे केसेस है, जैसे 4 बार चेन मैकेनिज्म बन जाएगी, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म बन जाएगी, डबल स्लाइडर मैकेनिज्म बन जाएगी, इस तरीके से। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द प्लेनर मैकेनिज्म। अपन यहाँ पे बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की। जैसे मैंने भी फॉर्मूला बताया था, F इज इक्वल 3n-1 - के 2j - के h, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर j है आपका बाइनरी जॉइंट, क्या है? बाइनरी जॉइंट्स, और जिसको मैं बोलूँगा लोअर पेयर, h है मेरा हायर पेयर। क्या है आपका? हायर पेयर। तो इन दिस केस मुझे आइडेंटिफाई करनी है इनके लिए आपकी, ये इन्होंने कुछ फॉर्मूला फॉर्मेशंस दे रखी है कि यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पे कितने हैं, क्या है, इस तरीके से जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया वो आपका यहाँ पे निकल के आ गया है। क्योंकि हायर पेयर अगर आपके नहीं है तो वो आपके 0 हो जाएंगे, तो ये n इज इक्वल 3n-1 - 2j हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूले के हिसाब से आपकी बता रखी है कि कितनी किसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। जैसे आप देखें यहाँ पे 3 बार मैकेनिज्म है, क्योंकि इसकी एक मैंने फिक्स कर दी, अगर ये फिक्स नहीं होता तो ये 3 बार चेन होता। ये 4 बार मैकेनिज्म है, क्योंकि इसकी एक लिंक मैंने फिक्स कर रखी है, तो ये 4 बार मैकेनिज्म हो गई। अगर मैंने इसकी यहाँ पे फिक्स करी तो ये 5 बार मैकेनिज्म हो गई। अगर मैं नहीं करता तो ये 5 बार चेन होती। सेम इज द 6, जैसे यहाँ पे 5 बार मैकेनिज्म के, किसके अंदर भी 5 मेंबर हैं, इसको भी मैंने फिक्स कर रखा है, तो 5 बार मैकेनिज्म, ये 6 बार मैकेनिज्म हो गई। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई भी हायर पेयर नहीं है। हायर पेयर का मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं पॉइंट कॉन्टैक्ट होना चाहिए या फिर आपका लाइन कॉन्टैक्ट होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि कहाँ पे हो सकता है, वो बॉल बेयरिंग के केस में हो सकता है, बॉल बेयरिंग के केस में हो जाएगा। कैम प्रोफाइल के अंदर आपको मिलेगा हायर पेयर, या फिर जैसे आप बेल्ट ड्राइव की बात करेंगे तो उसके जो 2 पॉइंट्स होते हैं उसके बीच में आपका ये कॉन्टैक्ट मिलेगा आपको। तो ये इन मैकेनिज्म के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्लाइडिंग पेयर है, टर्निंग पेयर है, उनके बीच में आपका ये हायर पेयर नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको बाइनरी पेयर या टर्निंग पेयर, क्वाड्रेटरी पेयर ही मिलेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे जैसे वो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, ऐसे इसको देखेंगे तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो भी फिक्स होगा उसको एक ही मेंबर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे मेंबर कितने हैं? 1 2 3, यानी कि n की वैल्यू कितनी है मेरे यहाँ पे? 3। जॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3, यानी कि जॉइंट्स मेरे 3 हो गए। फॉर्मूला लगाया मैंने, F इज इक्वल 3n-1 - के 2j। तो फॉर्मूले के अंदर 3 - 1 यानी कि 2 - के 2 × 3,
तो कितना है, 6 माइनस 6 इज इक्वल 0, यानी कि 0 का मतलब ये स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ भी नहीं है। जैसे हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ना, लिख भी रखा है कि यहाँ पे जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी निकल के आई है, 0। कितनी निकल के आई है, 0। अगर 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उस केस के अंदर ये स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे लिख रखा है कि n इज इक्वल 0 तो फॉर्म अ स्ट्रक्चर एंड द नो रिलेटिव मोशंस, यानी कि ये आपके काइनेमेटिक लिंक और पेयर को भी रिप्रेजेंट नहीं करता और मोशन भी इसके अंदर 0 है। दूसरे वाले केस के अंदर देखेंगे, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालना है मेरे को, तो इस केस के अंदर अगर आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन f इज इक्वल 3n माइनस 1 माइनस के 2j, तो मेरे को यहाँ पे 4 मेंबर दिखाई दे रहे हैं, तो 3 इंटू 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा, माइनस के 2 इंटू 4, 1 2 3 4, तो उस केस के अंदर 9 माइनस 8 इज इक्वल 1, यानी कि कंस्टेंट मोशन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ रही है, तो ये मेरी एक तरीके से मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे वालों के केस के अंदर जैसे दिखाई दे रहा है कि 5 मेंबर हैं और 1 2 3 4 5 ही आपके जॉइंट्स हैं, तो 3 इंटू 4 माइनस के 2 इंटू 5, तो 12 माइनस के 10 इज इक्वल 2, यानी कि मोर देन 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ये आपका इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन की फॉर्म में आ गया। तो लिख रखा है उसने कि दूसरे वाले केस के लिए n की वैल्यू 1 निकल के आ रही है, तो एक तरीके से आपका ये किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके काइनेमेटिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उससे नीचे n की वैल्यू 2 निकल के आ रही है, जिससे कि आपको पता पड़ रहा है कि ये आपका एक कंस्टेंट मोशन नहीं है। क्या नहीं है, आपका कंस्टेंट मोशन नहीं है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी निकल के आती 1, तो उस केस में अपन बोल सकते थे ये कंस्टेंट मोशन है, यहाँ पे कंस्टेंट मोशन नहीं है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।